तो बच्चों स्फेरिकल मिरर कंटिन्यू करते हैं। स्फेरिकल मिरर मैंने आपको केसेस बता दिए थे, दोनों ही कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के, ठीक है। और मैंने आपको मिरर फॉर्मूला ही बता दिया था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ही बता दिया था। तो ये सारी बातें हो गई। अब मैं आपको यूजेस ही बता देता हूँ, फिर मैं आपको मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वन बाई वन करके यूजेस लिखते चले। तो पहले आप हेडिंग डालो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर के क्या यूजेस हैं बेटा। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना। तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, पहले इसको कर लेते हैं। तो इसके क्या क्या यूज है बेटा, तो वन बाई वन मैं लिखते जा रहा हूँ, आप भी साथ में लिखते जाओ और समझते भी जाएंगे, है ना। तो दोनों काम हमारे हो जाएंगे। तो जो पहला यूज है कॉनकेव मिरर का, दे आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट, है ना। ये सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए यूज किए जाते हैं ना। तो दे आर यूज्ड टू कंसंट्रेट 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 सनलाइट। सनलाइट ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें जो है हाई टेम्परेचर वाली बीम मिल पाए। टू जनरेट, लिख सकते हैं हम, टू जनरेट हाई टेम्परेचर, टू जनरेट हाई टेम्परेचर इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस, तो सोलर फर्नेस में ऐसा किया जाता है बेटा। होता क्या है कि इस तरीके से आपका कॉनकेव मिरर रखा रहता है। तो इस तरीकों को, इसको एडजस्टेबल होता है, ये ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है सनलाइट की रेज आए बच्चों, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है सन रेज आए। तो आपको पता है सन तो हमसे कितनी दूरी पर है बच्चों, इन्फिनाइट दूरी पर। देखो बेटा, यहाँ से सन रेज जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है ना कॉनकेव मिरर को। ये एडजस्टेबल होता है, बड़े बड़े मिरर होते हैं कॉनकेव मिरर्स, है ना। और आपको पता है पैरेलल टू कॉनकेव मिरर अगर आपका क्या आएगा बेटा, आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर रेज आएंगी तो आपको पता है कि ये कहाँ पे मीट करेंगी बच्चों, ये फोकस पे मीट करेंगी। तो सारी रेस कन्वर्ज हो जाती है फोकस पे, इस तरीके से। और भी रेज आएंगी तो क्या हो जाएंगी बेटा, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, इस तरीके से। इस तरीके से आप बोल सकते हो, है ना। तो ये देखो, यहाँ पे सारी रेस जब कंसंट्रेट हो जाएंगी फोकस पे, तो वहां पे टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और ये टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो आपको हाई एनर्जी मिलती है ना। तो सोलर कुकर, सोलर फर्नेस वगैरह वगैरह में इस तरीके का यूज किया जाता है फॉर हीटिंग पर्पस। तो ये कॉनकेव मिरर का खासियत है, ये कॉनकेव मिरर का यूज है। आई होप आपको पहला यूज क्लियर हुआ। चलिए दूसरा यूज समझते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मिरर इज यूज्ड यूज्ड एज शेविंग मिरर। तो बेटा कॉनकेव मिरर जो है वो शेविंग मिरर की तरह भी यूज किया जाता है। देखो ये शेविंग के लिए भी यूज किया जाता है, एंड यूज एज शेविंग मिरर और मेकअप मिरर, है ना। मेकअप के लिए भी यूज करते हैं इसको कई लोग। तो इसमें होता क्या है कि एक्चुअली में आपको मैंने एक केस बताया था बेटा, अगर वो केस याद है तो आप समझ जाओगे कि इसका यूज क्यों किया जाता है। एक्चुअली में मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर में जब आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस के अंदर होता है, तो एक रे ऐसे जाती है, एक रे ऐसे जाती है, तो ये मीट नहीं करती, तो ये पीछे मीट करती है उन्हें। यानी इस समय ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। और देखो कैसी बनती है, इमेज से एनलार्ज बनती है ना। ये केस हमने किया था, एनलार्ज बनती। तो बड़ी इमेज बनेगी तो सेविंग करने में या मेकअप करने में आसानी होगी ना। भाई प्लेन मिरर में तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट इमेज बनता है, जितना ऑब्जेक्ट उतना ही साइज का इमेज। तो उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन अगर आप उसको मैग्निफाइड इमेज देखना चाहते हो ताकि आप अच्छे से मेकअप कर पाओ, अच्छे से शेविंग कर पाओ, है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें, हमें कॉनकेव मिरर का यूज करना पड़ेगा। तो कॉनकेव मिरर को आपको बहुत पास रखना पड़ता है बेटा, मतलब फोकल लेंथ के अंदर रखना पड़ता है, ताकि आपका चेहरा जो है वो फोकल लेंथ के अंदर आ जाए और इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट और एनलार्ज बन जाए। तो आपका काम हो जाता है, जो आपको पर्पस चाहिए वो फुलफिल हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सेकंड एप्लीकेशन क्या है कॉनकेव मिरर। अब थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं बेटा, या यूज की बात करते हैं।
तो आप लिख सकते हो कॉनकेव मिरर मतलब दे आर ऑल्सो यूज्ड, दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। देखो इसी प्रॉपर्टी, ये एनलार्ज्ड इमेज की वजह से इस प्रॉपर्टी का यूज डेंटिस्ट भी करते हैं। तो ये डेंटिस्ट भी इनका यूज करते हैं, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, है ना। डेंटिस्ट तो आप जानते ही हो, जो आपके टीथ का या दांतों का जो डॉक्टर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेंटिस्ट बोलते हैं ना। डेंटिस्ट टू सी enlarged, to see an enlarged view of enlarged view of teeth। तो आपके दांतों में कहाँ गंदगी है, साफ करना है, कुछ कैविटीज हैं, है ना, कहीं पे आपका दांत कैविटी हो गया है, वहां पे खराब हो रहा है। तो ये सब अगर माइनर माइनर चीजें हैं तो ऑब्वियसली बात है ऐसे देखने में तो समझ में नहीं आएगा, तो उसका एनलार्ज व्यू चाहिए। अब उसका एनलार्ज व्यू कैसे मिलेगा, उसको मैग्नीफाई कैसे करेंगे, तो ये कौन करके देगा हमें, कॉनकेव मिरर। ऑब्वियसली बात है, फिर से वही है, कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट इस तरीके से सेट करता है। एक आपने देखा होगा, अगर किसी ने दांत वगैरह कभी साफ करवाए हैं तो देखा होगा कि एक चम्मच टाइप की चीज होती है डेंटिस्ट के पास, वो आपके मुंह में डालता है उसको एनालिसिस करने के लिए कि कहाँ से आपके दांत खराब हो रहे हैं या सफाई कहाँ पे करना है। तो आपने देखा होगा उसमें एक मिरर लगा होता है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो वो कॉनकेव मिरर होता है बेटा। तो उससे उसको एनलार्ज्ड व्यू मिल जाता है, जिससे अंदाजा लग जाता है, अच्छे से वो चेक कर लेता है कि भाई ओरल हाइजीन कैसी आती है। आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड एप्लीकेशन भी अपन को समझ में आती है। फोर्थ यूज जो है इसका, वो आप लिख सकते हो कि कॉनकेव मिरर आर आर यूज्ड एज आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स। तो ये रिफ्लेक्टर्स की तरह बड़ा यूज होता है बेटा, है ना। इसका बहुत ज्यादा यूज रिफ्लेक्टर की तरह यूज करते हैं, खासकर की टॉर्च वगैरह में। टॉर्च, अगर आपके पास टॉर्च होगी, बड़ी वाली टॉर्च जो पहले आती थी, या कार की हेडलाइट्स, अगर आपने देखा है हेडलाइट्स कार हेडलाइट्स, तो उसमें भी आपको ये कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टर की तरह यूज करेंगे। या फिर सर्च लाइट जो होती है उनमें ये यूज होती है, सर्च लाइट्स, उसमें भी रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है कॉनकेव मिरर। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे आपके पास एक टॉर्च है बच्चों इस तरीके से, तो टॉर्च का ये वाला हिस्सा जो है ना अंदर वाला, ये पूरा ऐसे कॉनकेव मिरर टाइप का होता है, रिफ्लेक्टर होता है। और फिर आपका ये इस तरीके से एक टॉर्च होती है बच्चा, है ना। आपने अगर देखा, और यहाँ पे एक स्विच होता है, आपको पता है। और टॉर्च का जो बल्ब है वो इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखा जाता है, फोकस पे। तो होता क्या है कि ये बल्ब चारों डायरेक्शन में जो रेस जाती है, तो ये करता क्या है, रिफ्लेक्ट करके उसको पैरेलल कर देता है। तो ऐसे पैरेलल बीम बना देता है टॉर्च की। तो जिस डायरेक्शन में आप टॉर्च का फेस करते हो उस डायरेक्शन में आपको स्पॉट दिखाई देता है, ब्राइट स्पॉट, और आपको चीजें दिख जाती है। तो ये फायदा है, ये रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज होता है ना कॉनकेव मिरर, ताकि आपकी जो बीम है वो पैरेलल हो जाए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको लाइट दिखाई दे, लाइट से जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखना है वो दिखाई दे। इसलिए इसका यूज किया जाता है बेटा, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होगा। तो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना। तो इतने यूज हैं, और भी यूज हो सकते हैं, आप बाकी तो बुक वगैरह से पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए, तो इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बता देता हूँ। तो देखो बच्चों, अब आप हेडिंग डाल दो और लिखो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के किस किस काम के लिए यूज किया जाता है, तो पहला आप लिख सकते हो, इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर, इट इज यूज्ड यूज्ड एज it is used as reflector reflector in street light, in street light। देखो बेटा, स्ट्रीट लाइट्स जो होती है ना, उनमें ये रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है। क्यों, अब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट में क्या कारण है उसको यूज करना है, एक्चुअली मैं बताऊं आपको। तो जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा, देखो डाइवर्जिंग मिरर था, आपको मैंने बताया था, कॉन्वेक्स मिरर मतलब रेस को वो डाइवर्ज करता है। और डाइवर्ज करता है तो इसका मतलब वो ज्यादा एरिया में रेस फैला देगा, और ज्यादा एरिया में रेस फैलाएगा तो ज्यादा एरिया में लाइट आएगी, है ना। तो स्ट्रीट लाइट की तरह यूज करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए आपने प्लेन मिरर देखा बेटा, प्लेन मिरर में यहाँ पे आपने बल्ब लगाया। अब आप सोचो, बल्ब का ये यहाँ पे ग्राउंड है
और ऊपर बल्ब है, तो कितने एरिया में, ग्राउंड में ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर पाएगा। तो ऊपर प्लेन मिरर का ये एज है, तो इस एज से बेटा ये रे आई। अब जितनी भी रेस इसके अंदर होंगी वो सभी इसके अंदर होंगी, है ना, मतलब ग्राउंड में इसके अंदर आएंगी। वैसे ही इस एज से जो लाइट रे जाएगी वो ग्राउंड पे आएगी, बाकी रेस जो है वो प्लेन मिरर से नहीं टकराएंगी। तो दोनों के एज के बीच में जितनी भी रेज हैं वो सारी टकरा के ग्राउंड पे आएंगी। तो देखो ग्राउंड में ये एरिया कवर कर रहा है, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। टेक्निकल नाम है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा हो तो टेंशन मत लो। फील्ड ऑफ व्यू मतलब कितने एरिया में, कितनी फील्ड में ये जो है रिफ्लेक्ट कर सकता है रेस को, उसको हम बोलते हैं उसका फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू निकालना हमेशा कैसे निकालना चाहिए आपको, एजेस पे रे डालो, जो एजेस पे रेज आएंगी वो जितना एरिया कवर कर रहा होगा वही आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा, क्योंकि बीच वाली रेस सब उसके बीच में ही रहेंगी, एजेस वाली सबसे एक्सट्रीम में रहेंगी। तो इस तरीके से फील्ड ऑफ व्यू निकालते हैं। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे मैं प्लेन मिरर यूज कर रहा था, तो ये फील्ड ऑफ व्यू है। मान लो मैंने उसी लेंथ का यहाँ पे क्या यूज कर लिया बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर तो देखो ये रेस को डाइवर्ज करता है, ये जब यहाँ पे टकराएगा तो ये देखो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, इस एज पे टकराएगा तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो ग्राउंड का ज्यादातर पोर्शन, ग्राउंड का ज्यादातर पोर्शन मतलब ये फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है किसका बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है आपके कॉन्वेक्स मिरर का। उतनी ही लेंथ का जब आप प्लेन मिरर लेते हो तो उसका ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू नहीं है। तो सोचो स्ट्रीट लाइट को आपको रोड पे या ज्यादा एरिया पे फैलाना है, तो ज्यादा एरिया पे फैलाने के लिए कौन सा रिफ्लेक्टर यूज करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है डाइवर्जिंग मिरर यूज करना चाहिए, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। इसलिए रिफ्लेक्टर की तरह यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट्स में, ताकि ज्यादातर एरिया में लाइट पहुंच पाए और आपको रोड में या और चीजों को दिखाई दे, है ना। इस वजह से स्ट्रीट लाइट्स के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टर की तरह यूज करते हैं। आई होप आप समझ में आया होगा। और ये भी याद रखेंगे कि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, मतलब ज्यादा एरिया कवर करता है। इसका मतलब ये ज्यादा एरिया में लाइट भी फेंक सकता है और ज्यादा एरिया से इमेज ही बना सकता है, ज्यादा एरिया की इमेज ही बना सकता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। उसका भी यूज लेंगे अभी, देखो कैसे। सेकंड यूज ये कहता है कि इट इज यूज्ड as rear view, it is used as rear view mirror in automobiles, rear view mirror in automobiles। तो जो आपकी गाड़ियां होती ना बेटा, कार बाइक्स, उनमें ये मिरर की तरह, रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है, रियर व्यू मिरर, है ना, ऑटोमोबाइल्स। तो उससे फायदा क्या होता है, हमने देखो पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके सामने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो, तो अगर एक रे ऐसे पैरेलल गई तो आपको पता है वो ऐसे डाइवर्ज होगी, मतलब यहाँ पे फोकस से आती हुई लगेगी। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से गई, पोल पे टकराई तो उतनी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये डाइवर्जिंग है तो कहीं मिलेगी नहीं, तो पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो देखो ये इमेज बनती है। देखो इमेज इसमें हमेशा कैसी बनती है बेटा, डिमिनिश्ड। मतलब जो आप बाहर का एरिया देख रहे हो उसका छोटा छोटे में बना के दिखा देता है कौन, कॉन्वेक्स मिरर। तो इससे फायदा है ना कि ज्यादा एरिया आपको छोटे में दिखाई देगा। जबकि यहाँ पे अगर आप प्लेन मिरर देखोगे तो प्लेन मिरर केवल उतना ही दिखाई देगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, उतनी बड़ी साइज, वो छोटा करके नहीं दिखाई, इसलिए वो ज्यादा एरिया कवर नहीं कर सकता। जबकि आपका कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा एरिया कवर करता है। तो इससे फायदा क्या होता है, जब आप गाड़ी में बैठे हो तो आपको पीछे का पूरा व्यू दिखाई देता है। उससे फायदा क्या होता है, कोई गाड़ी कहीं से भी आ रही हो तो आपको समझ में आ जाता है। इसलिए ऑटोमोबाइल्स में रियर व्यू मिरर की तरह इसका यूज लिया जाता है, किसका बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसका जो तीसरा यूज है वो क्या है, इट इज यूज्ड इट इज ऑल्सो यूज्ड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सिक्योरिटी सिक्योरिटी मिरर्स। सिक्योरिटी मिरर्स की जैसे आजकल तो बेटा ये यूज नहीं होता है इन शॉप्स, है ना, शॉप्स वगैरह में पहले ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता था ये सिक्योरिटी मिरर की तरह यूज होता था। अभी तो यूज नहीं होता है क्योंकि आजकल क्या है कि आपके सीसीटीवी कैमरास आ गए ना, तो वो लगे रहते हैं, इसलिए कोई ज्यादा इसको यूज करता नहीं। लेकिन पहले के समय में इसी को यूज किया जाता था। तो होता क्या था कि आप सोचो बहुत बड़ी दुकान है और यहाँ पे भाई आपका जो है दुकान का मैनेजर है, बाकी पार्टीशंस वगैरह है, तो ये तो सबको नहीं देख सकता। हाँ सीसीटीवी होता तो देख लेता, मान लो इसके पास सीसीटीवी नहीं है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक
कॉन्वेक्स मिरर को इंस्टॉल कर देता है। तो होता क्या है, इस पूरे दुकान का व्यू ये छोटे में दिख जाता है इसको। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अदर लोग हैं, उनका भी जो एक्टिविटी है वो इस मिरर में दिख जाता है। मतलब छोटे में दिखता है फिर भी ठीक है, कम से कम दुकानदार को पता रहता है कि कोई कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है ना। तो इस तरीके से सिक्योरिटी मिरर की तरह यूज किया जाता था पहले। आजकल तो हर कोई जो है वो सीसीटीवी लगाने लगे हैं, तो अब ये यूज नहीं होता, लेकिन पहले की बात है वो यूज। इसी के कारण, इसका कारण क्या है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, ये ज्यादा एरिया को कैप्चर कर सकता है ना, इसलिए इसका यूज किया जाता था एज सिक्योरिटी मिरर। तो आई होप आपको कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी क्लियर हैं और कॉनकेव मिरर के यूजेस भी क्लियर हैं। तो ये भी बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन स्फेरिकल मिरर चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला गया है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है पहली बात तो, यूज्ड ऑन एन ऑटोमोबाइल, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो बेटा। मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, है ना। और इफ ट्रक इज लोकेटेड एट 5 मीटर, मतलब मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी। तो फाइंड द पोजीशन, नेचर, इमेज, नेचर ऑफ इमेज और इट्स मैग्निफिकेशन। तो आपको पोजीशन बताना है, नेचर बताना है और इमेज और मैग्निफिकेशन बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऊपर सॉल्यूशन, पहले जो जो गिवन है उसको लिख लो। मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए डायग्राम बता देता हूँ, है ना। तो ये बेटा आपका कॉनकेव मिरर है, ये मान लो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है बेटा कितना, 3 मीटर, है ना। तो इसका बीच में फोकल लेंथ होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फोकल लेंथ है इसका वो कितना होता है बेटा, 1.5 मीटर, है ना, या 3/2, जो भी आपको लिखना हो। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों, जो ट्रक रखा है ना, ट्रक रखा है, वो मिरर से कितनी दूरी पे रखा है। ऑब्वियसली बात है ट्रक बहुत बड़ा होगा, मिरर बहुत छोटा होगा, लेकिन समझने के लिए मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ। 5 मीटर, ठीक है, ये पोल हो गया आपका। तो यहाँ से ट्रक से रेज आएंगी ना बेटा, ट्रक से रेज आएंगी, तो राइट साइड रेज आ रही है, तो याद करो साइन कन्वेंशन के साथ लेना है हर चीज। तो राइट साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव। सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करनी है। तो देखो u कितना है बेटा साइन कन्वेंशन के साथ, तो -5 मीटर। u -5 मीटर लिखोगे आप। क्यों 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 क्यों, क्योंकि पोल से u ऑब्जेक्ट को नापने के लिए लेफ्ट में जाना पड़ेगा आपको, लेफ्ट में। तो 5 मीटर लेफ्ट में नापा जाएगा, और राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव है, इसलिए -5 मीटर। फिर आपको फोकल लेंथ पता है, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 विच इज इक्वल टू 1/5 मीटर। ये पॉजिटिव में आएगा, क्यों बेटा, क्योंकि पोल से फोकल लेंथ नापने के लिए आपको राइट साइड जाना पड़ेगा, राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आपको क्या निकालना है, पोजीशन, मतलब v निकालना है। अब क्या यूज करेंगे बेटा v निकालने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, v u f में कौन सा फॉर्मूला लगता है बच्चों, रिलेशन किस फॉर्मूले से आएगा, वो है मिरर फॉर्मूला। तो आपको याद होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता था, है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करो, 1/v तो निकालना है, u की वैल्यू -5 है तो -1/5 हो जाएगा, -5 रखोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 1/f तो ये, इसको ऐसे लिख लो बेटा 3/2 तो ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे 1/3/2, तो आप ध्यान से देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2/3। फर्दर सॉल्व करो, ये 1/5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/5, है ना बेटा। तो एलसीएम लो तो ये आ जाएगा 15, और ये मल्टीप्लाई होगा कितने से, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करो ये 10, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3, तो ये हो गया 13/15, है ना, 13/15 आ गया बेटा। तो 1/v, लेकिन ये 1/v है, ये इमेज पोजीशन नहीं है इमेज की, ये तो 1/v आया बेटा आपका। इसको करना क्या पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए आपको, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। याद रखना लास्ट में रेसिप्रोकल जरूर लेना है। तो रेसिप्रोकल लो तो ये आ जाएगा 15/13, क्योंकि अगर रेसिप्रोकल नहीं लोगे तो उसकी वैल्यू 1/v है, हमें v निकालना है, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो रेसिप्रोकल किया तो आपका क्या आ गया बेटा, 15/13। आप इसको सॉल्व करना तो ये 1.154 आ जाता है ना। तो ये आ जाएगा मीटर्स में। तो दिस विल गिव यू द पोजीशन ऑफ इमेज। अच्छा कहाँ पे है ये इमेज, आप लोकेट भी कर सकते हो। देखो ये जो आंसर आपका आया है पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव का मतलब जो इमेज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है।
पोजीशन ऑफ इमेज। तो भाई डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव है राइट साइड में, तो राइट साइड में आप जाओगे, कितने दूर जाओगे बेटा, तो यहाँ पे कहीं है ना, मतलब ये 1.5 के पहले ही 1.154 मीटर पे ही आपको इस ट्रक की छोटी सी इमेज मिल जाएगी। देखो इस तरीके से। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको नेचर बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैंने आपको बोला था कि अगर वी पॉजिटिव आता है तो वो वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल है तो इरेक्ट है। और वैसे भी आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये तो हमेशा ही के लिए है, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो नेचर ऑफ इमेज भी आप बता सकते हो। नेचर क्या है इमेज का बेटा, कि इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा आप ये भी बता सकते हो भाई कि छोटी की बड़ी तो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स में छोटी बनती है, तो डिमिनिश्ड है ना बच्चों, तो यहाँ पे ये डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, याद रखेंगे। चलिए, तो ये हमने नेचर ही बता दिया, पोजीशन ऑफ इमेज ही बता दिया। अब मैग्निफिकेशन की बारी आती है, मैग्निफिकेशन बताना। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता नहीं। लेकिन याद करो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमें क्या पता है यू और वी। तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था बच्चों, यू और वी के टर्म्स में, कि माइनस वी बाई यू भी आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। तो जब भी आपको क्वेश्चन में यू और वी पता हो तो आप सेकंड फॉर्मूला लगाया करो, मतलब मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला माइनस वी बाई यू। अच्छा v की वैल्यू है 1.154 डिवाइड बाई u की वैल्यू है बेटा 5। देखो आपके सामने इस तरीके से, है ना। और -5 है ना, u -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस कर दिया यहाँ पर। साइन के साथ रखना है सारी वैल्यूज। तो मैग्निफिकेशन जो है वो आएगा बेटा, आप इसको सॉल्व करके देखो तो 0.23 के समथिंग आता है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई। अब देखो ये मैग्निफिकेशन का साइन प्लस है, तो प्लस साइन बता रहा है कि इमेज का नेचर कैसा है, इमेज का नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। ये देखो मैंने बताया था आपको मैग्निफिकेशन में। और इसका मैग्नीट्यूड देखो <<1 है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज। तो ये मैग्निफिकेशन से भी आप बता सकते हो कि नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, उसके साइन को देखकर। और इमेज जो है वो छोटी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड <<1। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे न्यूमेरिकल्स हम करते हैं परफॉर्म बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, पहले इसको नोट कर लो। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बोला गया है कॉनकेव मिरर है ना। तो उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, ध्यान दें रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो वी आपको दे दिया है 40 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस वी दे दिया है। अब आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा ये पूछा जा रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिख लो। देखो कॉनकेव मिरर बोला गया है बेटा, याद करो मैंने बताया था कि कॉनकेव मिरर को अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से लोगे, कहीं पे भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फोकस होगा वो हमेशा अपोजिट टू इंसिडेंट रे होता है ना। तो हमेशा फोकल लेंथ जो है किसकी बेटा, कॉनकेव मिरर की, वो निगेटिव होती है। ये मैंने आपको याद करो कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, मैंने कहा था इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो यहाँ पे जो है फोकल लेंथ जो है -20 ली जाएगी विद साइन कन्वेंशन। वैसे ही आपको इमेज डिस्टेंस दिया, देखो ये बोल रहा है रियल इमेज, मैंने बताया था कि रियल इमेज के लिए रियल इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो सारी रेज हैं एक ही पर इंटरसेक्ट करेंगी भाई, है ना। तो यहाँ कहीं पे ऐसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बन रही, मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन कर रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ किस में है, इंसिडेंट रे के। तो ये भी नेगेटिव होगा, रियल इमेज जो होती है उसमें हमेशा वो नेगेटिव होती है, और वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, याद करो ये भी मैंने बताया था। तो आप इसको -40 सेंटीमीटर लेंगे साइन कन्वेंशन के साथ। तो अब आप u निकालोगे बेटा, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u v और f जिससे रिलेट होते हैं, तो वो फॉर्मूला है आपका मिरर फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा। तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अच्छा यहाँ पे क्या करो आप, 1/v की वैल्यू है -1/40 प्लस 1/u तो निकालना है बेटा, और ये -1/20। तो 1/40 को उधर ले जाओ, तो 1/u विल बिकम -1/20 और प्लस 1/40। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो 40 ही आएगा, इधर आएगा -2 और इधर आएगा +1।
देखो, तो ये आ जाएगा 1/u इज इक्वल्स टू -1/40, लेकिन लास्ट में रेसिप्रोकल करना ना भूले, रेसिप्रोकेट इट, तो u विल बिकम -40 सेंटीमीटर। तो देखो माइनस का मतलब u भी आपका रियल ऑब्जेक्ट है, पीछे की तरफ है देखो, और कितने दूरी पर है बेटा, 40 पे, यानी कि 40 पे ही आपका ऑब्जेक्ट है और 40 पे ही आपकी इमेज बनी। अच्छा, ये बेसिकली आप, मतलब ये तो आपने निकाल के देखा तो ये चीज प्रूफ हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बच्चा अगर कोई अच्छा बच्चा है और उसने काफी प्रैक्टिस कर लेती न्यूमेरिकल की, तो इसका आंसर ओरली बता सकता था कि 40 ही होता। कैसे बेटा, ध्यान से देखो, तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो आप खुद सोचो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो अगर किसी 2 × 20 सेंटीमीटर, 2f होता है ना, मतलब 40 सेंटीमीटर। अब आप खुद ही सोचो बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही 40 सेंटीमीटर है, और 40 सेंटीमीटर पे ही इमेज बन रही है। तो सोचो ऐसा कब होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बने, ऐसा तब होता है जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा हो। अरे ऑब्वियस सी बात है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट भी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाओ। ये केस हमने पढ़ा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट रेडियस ऑफ कर्वेचर, या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो उसको आप। रेडियस से दूरी जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच की तो दूरी होती है ना बेटा। तो ऑब्वियसली बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनी है। इसलिए ऑब्जेक्ट भी कहाँ होना चाहिए था, 40 सेंटीमीटर पे। देखो आंसर भी वही आ रहा। तो ये बात तो यहाँ पे इस न्यूमेरिकल से प्रूफ हो रही है। बाकी ये केस अगर आपको याद है तो ओरल भी आंसर कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आई होप आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए बच्चे।